देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम मेहमानों का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का और मेरे साथ जुड़े दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस दुनिया का इकलौता लोकतांत्रिक बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि किस विषय पर बहस वो देखना चाहते हैं और पब्लिक के मंच के जरिए आप ही हमारी बहस में सीधे अपने घरों से जुड़कर बहस की दशा और दिशा बदलते हैं, उसे नई धार और रफ्तार देते हैं। आज आपने बहस का जो मुद्दा तय किया है वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का है। आज 82% लोगों ने इस्लामिक कट्टरपंथ दक्षिण एशियाई देशों में क्यों सर उठा रहा है, इस पर बहस देखनी चाहिए। कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसे अलग अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये हकीकत में इस्लामिक कट्टरपंथ है जिसका इंजेक्शन पूरी दुनिया में आज लगाया जा रहा है। कुछ धार्मिक कट्टरपंथी ऐसा कर रहे हैं और आम जनता को भी बरगला रहे हैं। इसीलिए एक धार्मिक ग्रंथ के अपमान की अफवाह को लेकर ही कोलकाता में नहीं, माफ कीजिए, ढाका और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर, चाहे आप चिटगांव की बात कर ले, नोआखली की बात कर ले, इन तमाम इलाकों के अंदर दुर्गा पंडालों के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई। वहां पर हिंदू भाइयों को निशाना बनाया गया, उनका गला रेत दिया गया, उनकी मां बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। वो भय के माहौल में जी रहे हैं। इस मामले को भारत ने बांग्लादेश के सामने उठाया है। बांग्लादेश ने भी कठोर कदम का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सवाल है कि मजहबी कट्टरता साउथ एशिया के अंदर कौन फैला रहा है? ये कौन लोग हैं जो मजहबी कट्टरता को इस इलाके में बढ़ावा दे रहे हैं? क्या कश्मीर में जो टारगेटेड किलिंग हो रही है और जो बांग्लादेश में हो रहा है, कहीं इनका संबंध तो नहीं? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। पब्लिक के मंच में मेरे साथ 4 साथी जुड़ेंगे, उनका नाम बता दूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आज का अपडेट। अर्चना नोएडा से जुड़ेंगी, राजेश महदेले भोपाल से जुड़ेंगे, अमित अग्रवाल दिल्ली से जुड़ेंगे, अनुज अग्रवाल वाराणसी से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का क्या है अपडेट इस इशू पर। कश्मीर में आतंकी हमले हो या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, हर साजिश में पाकिस्तान और इस्लामिक कट्टरपंथियों के तार जुड़े होने की बात सामने आई है। ऐसी हिंसाओं और आतंकी हमलों के खिलाफ अब लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना रोष जता रहे हैं। हमारे हिंदू भाई बहन के ऊपर अत्याचार हुआ है, बहनों के ऊपर धर्षण हुआ है। इसी का प्रोटेस्ट में हम लोग इधर आए हैं कि बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, ये अपनी बौखलाहट का प्रदर्शन कर रहा है। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी साउथ एशिया में बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या कश्मीर में गैर मुसलमानों की हत्या, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और पुंछ में बड़े पैमाने पर घुसपैठ में नौजवानों की मौत के बीच कोई संबंध है? शायद ऐसा है। दक्षिण एशिया में एक बड़ा पैन इस्लामवादी एजेंडा काम कर रहा है। जितने दक्षिण एशिया में आतंकवादी संगठन हैं और जितने ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनके हौसले बुलंद हुए। पाकिस्तान के पास दक्षिण एशिया में दहशत फैलाने का 70% ठेका है। वहीं खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई और आतंकियों की बैठक में कश्मीर में 200 लोगों पर हमले की साजिश रची गई। जानकार भी मानते हैं कि कश्मीर के बड़े हिस्से में कट्टरपंथ अपने पांव पसार चुका है। कहीं पर भी कमजोर तबकों के साथ अन्याय अत्याचार हो, जो भारत की समावेशी सोच है, उसके खिलाफ है। वहीं बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे भी सोची समझी साजिश की बू आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ में आना होगा, समन्वित प्रयास करने होंगे और तभी जाकर के इस तरीके के जो बढ़े हुए कट्टरपंथियों के मंसूबे हैं उस पर लगाम लगाई जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। देश की बहस में चर्चा है कि साउथ एशियाई देशों में लगातार बढ़ता इस्लामिक कट्टरपंथ कितनी बड़ी चिंता का विषय है।
तो बढ़ता इस्लामिक कट्टरपंथ एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, खासकर उन देशों के लिए जहां पे प्रजातांत्रिक मूल्य अभी भी जिंदा है। देश की बहस में इसीलिए हमारा आज का सवाल है, क्या कश्मीर बांग्लादेश जैसी दहशत सुनियोजित साजिश के तहत फैलाई जा रही है? आप शो के दौरान हाँ या ना में अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने एक बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ आज बांग्लादेश से भी साथी जुड़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सुशील पंडित, जो कि रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ चरण सिंह सापरा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ बादल देवनाथ जी हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अवानी कृष्णदास जी, जो कि इस्कॉन टेम्पल बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। और क्या अन्याय फैलाया गया एक गैरवाजिब अफवाह पर, जो को हुआ भी नहीं था, वहां उसको लेकर बांग्लादेश के अंदर क्या क्या हुआ, उस पर हम उनसे बात करेंगे। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता जुड़ेंगे और मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली भी जुड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। सीधे मैं सबसे पहले कृष्णदास जी के पास चलता हूं। कृष्णदास जी, बताइए हमें क्या हुआ वहां पर, कैसे शुरू हुआ, और ये अफवाह जो उड़ाई गई कि एक धार्मिक किताब का अपमान किया गया, ये तो कोरी झूठ बात थी ना? इसके पहले भी बहुत सारे टाइम ऐसा बात आया, जो फेसबुक पर कुछ बात आया जो मुसलमान का बारे में, उनका मोहम्मद का बारे में, उनका किताब का बारे में झूठ बात बोला हिंदू लोग। असली कुछ नहीं बोला, उन लोग को देख के हिंदू को फंसाया। क्या हुआ इस्कॉन टेम्पल में, ये बताइए। और माताओं बहनों के साथ क्या हुआ, कैसे लोगों को वहां पर अत्याचार हुए उन पर, और कैसे मारा गया, दुर्गा पंडाल कैसे तोड़े गए? तो लास्ट फ्राइडे में हमारा इस्कॉन टेम्पल नोआखाली में लगभग 300 से 400 पीपल आके हमारा इस्कॉन टेम्पल में आके हमारा मूर्ति तोड़ा। हमारा जो जगन्नाथ का रथ मंदिर है, रथ मंदिर का आग लगाया। हमारा 2 भक्तों को काट डाला। अभी 3 भक्त अस्पताल में है। और नोआखाली में लगभग 10 टेम्पल्स को तोड़ा। हमारा उधर आग लगाया, ठाकुर जी के विग्रह को तोड़ा, आग लगाया, सब कुछ तोड़ के अच्छा करके ध्वंस कर दिया। अभी कुमिल्ला में, चाँदपुर में, नोआखाली में, फेनी में, चट्टग्राम में, रंगपुर में, दिनाजपुर में, पंचगढ़ में लगभग 25 डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो हिंदू टेम्पल है, हिंदू टेम्पल को तोड़ डाला। आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, 1955 में, 52 में बांग्लादेश में 26% हिंदू था। अभी 2021 में लगभग 8% हुआ हिंदू लोग। दिन दिन हमारा हिंदू लोग अभी इंडिया में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन हमारा बांग्लादेश गवर्नमेंट कमिटमेंट करते है किंतु सुनते नहीं। इसलिए हर वर्ल्ड में हमारा विनती है, हिंदू लोग को जो बांग्लादेश में है उसको हेल्प कीजिए। आप हेल्प कर ना सकते, यदि हम लोग को इंडिया लेके जाएंगे। इंडिया लेकर जाइए, बिल्कुल। और हम भी चाहते हैं कि अगर अत्याचार किसी के साथ बांग्लादेश में होता है तो उसको जरूर भारत लाना चाहिए। हम कहेंगे, उन पॉलिटिकल पार्टियों से भी सवाल पूछेंगे जो लगातार CAA का विरोध कर रहे थे, सिर्फ इस बात पर कि भाई आप बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में क्यों कह रहे हैं, मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं। अब मैं बादल देवनाथ जी आपसे जानना चाहता हूं, यह हमला किसने किया हिंदू भाइयों पर, और क्या ये इस्लामिक कट्टरपंथ नहीं है, ये इस्लामिक कट्टरवाद नहीं है जो पूरी दुनिया में फैलता
करता जा रहा है, जो फ्रांस में सर कलम कर देता है, उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी की हत्या कर देता है, जो नोआखाली के अंदर एक कृष्ण भक्त को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर फेंक देता है, क्या इस्लामिक कट्टरपंथ नहीं है? बिल्कुल। पहले दीपक जी, मेरे बड़े भैया, आपको पहले हैप्पी दशहरा और हैप्पी विजयादशमी। और उसके बाद जो आपका जो आज का मुद्दा जो है कश्मीर पर और बांग्लादेश पर जो किलिंग सुनियोजित साजिश है, मैं कहता हूं है। पहले मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, उसके बाद टीएमसी लीडर। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ, ये जो बांग्लादेश में हुआ 10-12 दिन से, 12 तारीख 13 तारीख से जो शुरू हुआ बांग्लादेश में, जो आता मूर्ति पूजा करता 1947 से पहले भी जब सिराजुद्दौला का राज था, उस समय भी बांग्लादेश में मुद्दों के ऊपर अत्याचार चलता था। 200, 300, 400 साल से चल रहा है। जब बांग्लादेश हुआ उसके बाद भी चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? मैं इसके सवाल तो मैं पूरे देश के अंदर जो पीएमओ को, गृह मंत्रालय दफ्तर जो है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर भी दलितों के ऊपर जब अत्याचार होता है, महाराष्ट्र में जब ब्राह्मण को जलाया जाता है, जब रेप किया जाता है, कश्मीर में ऊपर अत्याचार होता है। अरे आप कहाँ तुलना कर रहे हैं बादल देवनाथ जी? कहाँ ब्राह्मण और दलितों पर आ गए? यहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ी जाति के हो। यहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है। आप नैरेटिव को कहाँ ले जा रहे हैं? आप क्या ब्राह्मणों पे महाराष्ट्र में अत्याचार पर बात कर रहे हैं? गजब बात करते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की जा रही है। आपका इशू है इंटरनेशनल, और आप इसको 200-250 साल पुराना ले जा रहे हैं। भाई आज की बात करिए ना, आज क्या हो रहा है 21वीं सदी में, 2021 में। सुनिए ना सर, सुनिए, लोग तो देख रहा है, मेरा बात तो सुनना चाहता है, लोग तो सुनना चाहता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों करता है। और दूसरा बात है, पाकिस्तान अफगानिस्तान सर ये हिंदू कर रहा है क्या? ये बांग्लादेश में हिंदुओं को हिंदू मार रहा है क्या? बादल देवनाथ जी बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं को हिंदू मार रहा है क्या? हाँ या ना बता दीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को कौन मार रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं को कौन मार रहा है बताइए। पहले मैं कह दिया, जो आपका जो आज मुद्दा है, इस्लामिक कट्टरपंथी सुनियोजित साजिश कर रहा है, मैं पहले ही कह दिया। हाँ, कर रहा है। मुझे बताइए ना, आपने कहा हिंदू को मार रहा है, मुझे बताइए बांग्लादेश में क्या हिंदू को मार रहा है? जवाब दीजिए, हाँ या ना। बांग्लादेश में हिंदू को मार रहा है, हाँ या ना बताइए। अत्याचार हो रहा है, दलित के ऊपर अत्याचार भारत के अंदर है, कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। गजब गाना गाने लगे बादल देवनाथ जी। मुझे तो लगा आप पश्चिम बंगाल से हैं। दुर्गा पंडालों को तोड़ा गया, दुर्गा माता की आइडल को विखंडित किया गया। आप कुछ उसके बारे में बोलेंगे? आप तो गजब ही गाना गा रहे हैं। सुशील पंडित जी, इनके गाने को क्या कहेंगे आप? बादल देवनाथ जी जो गा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार क्यों करता है? क्या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो हिंदू पर अत्याचार कर रहा है? नहीं, बांग्लादेश का विषय नहीं, मैं भारत का विषय बता। भारत के अंदर भारत में कहा पता नहीं किस जमाने में कौन सी बात कर रहे हैं बादल देवनाथ जी। सुशील पंडित, उसके बाद राजीव जेटली और चरण सिंह सप्रा साहब। बांग्लादेश में चुप हो जाएंगे, हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं भारत में, उस पर गाना गाने लगेंगे। बादल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, बिल्कुल मैं सच में एक सुखद आश्चर्य में था दीपक जी कि बादल देवनाथ जी आज अपने दिल से और पूरी ईमानदारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका राग बदल जाएगा और वो बैलेंस करने लगेंगे। तो ये मुझे उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब यही है कि वो खुद पर वो राजनीति हावी होने दे रहे हैं, जिस राजनीति के चलते वो टीएमसी के यहाँ प्रतिनिधि बनकर नहीं बोलेंगे प्लीज। मैं फिर एक की आवाज चलाऊंगा, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बादल जी बीच में नहीं प्लीज, बादल जी बीच में नहीं प्लीज। बांग्लादेश में कुछ नहीं कह सकते। पीएम क्या कर रहा है? राजनाथ सिंह क्या कर रहा है? ये ना उस पर बोलिए ना, आप तो हिंदू पर अत्याचार कर रहा है ये बोलने लगे। आक्रमण हो सकता है तो ठीक है। अब सिर्फ सुशील पंडित की आवाज बादल जी, अफसोस के साथ आपकी आवाज डाउन कर रहा हूं मैं। सुशील पंडित जी, मुझे शुरू में आश्चर्य हुआ था कि ये इतने दिल से, इतनी ईमानदारी से कैसे कबूल कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये अभी नहीं, कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से ये लगातार अत्याचार चल रहा है। लेकिन आते ही सीधा अपनी राजनीतिक लाइन पे आ गए और तुलना करने लगे कि कहीं पे दलित उत्पीड़न है, कहीं पे ब्राह्मण उत्पीड़न है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। इनकी मजबूरी है, ये एक दल में है और उस दल के प्रवक्ता होने के नाते लीपापोती करना, आंखों के सामने 10 वर्षीय बच्ची का सामूहिक बलात्कार हो जाने के बाद
एक ही दिन में मर जाना, उसके परिवार के साथ, मां के साथ, बहन के साथ सामूहिक बलात्कार होना, मंदिर तोड़े जाना, लोगों को टुकड़ों में काट दिए जाना, ये देखकर भी क्या इनकी आत्मा नहीं पसीजती है? बेच खाई है क्या? मुझे समझ में नहीं आता, कलेजे की जगह पत्थर रखा है क्या इन्होंने कि ये पार्टी लाइन को सर पर बांधकर चले आए हैं यहां। कभी मानवता के आधार पर, एक बंगाली हिंदू के आधार पर, उस जगह के पड़ोसी होने के आधार पर संवेदन शून्य हो गए हैं क्या ये? दूसरी बात, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया, सीएए को मुद्दा बनाकर मैं किस तरह सुशील जी इस सवाल पर आऊंगा, मेरे पास डिस्कशन का बहुत टाइम बाकी है। मैं एक बार चाहता हूं सबसे बात कर लूं। मैं राजीव जेटली जी आपके पास जाऊंगा। सबसे चरण सिंह सप्रा साहब, मैं सीएए पर आऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप भी बादल देवनाथ जी जैसे व्यू रखते हैं? और क्या आपको नहीं लगता कि ये विशुद्ध इस्लामिक कट्टरपंथ है जो जानबूझकर घर बना रहा है, खासतौर पर अफगानिस्तान में जो हुआ उसके बाद? देखिए, कहीं भी किसी की भी हत्या होती है, वो चाहे हिंदू की हत्या हो चाहे मुसलमान की हत्या हो, हम समझते हैं कि ये इंसान की और इंसानियत की हत्या हो रही है और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये अचानक ये हत्याएं जो है वो चाहे कश्मीर के अंदर हो वो क्यों बढ़ रही हैं, या बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं की हत्याएं हुई या पीटा गया या वहाँ पर अराजकता फैलाने का प्रयास हुआ, इसके ऊपर सरकार को अध्ययन करने की बहुत ज़रूरत है। ये सवाल का उत्तर सत्ताधारी पक्ष ने ही देना चाहिए कि कश्मीर के अंदर क्यों इस तरह से फिर से आतंकवाद उमड़ पड़ा है। क्या वहाँ की जो हमारी पाकिस्तान के प्रति जो नीति है, क्या उसमें छेद है, क्या उसमें खोट है, क्या वो दुर्बल हो गई है, क्या उसको नए तरीके से सोचने का प्रयास करना पड़ेगा? क्या यहाँ मुसलमान मारा जा रहा है? चरणजीत जी मुझे बताइए ना, आपने कहा चाहे हिंदू मारा जाए, मुसलमान मारा जाए, इंसानियत मारी जाती है। मैं सिर्फ आपसे बहुत हम्बली ये जानना चाहता हूँ, बांग्लादेश में क्या मुसलमान मारा जा रहा है या मुसलमान हिंदू को मार रहा है? क्या इस सच से भी हम आंख मोड़ लें? नहीं, मैंने उस दृष्टिकोण से कहा क्योंकि कश्मीर के अंदर अगर पिछले 8 महीनों में 30 सिविलियन की मौत हुई है तो उसमें करीबन 20 या 21 मुसलमान भी थे, बाकी हिंदू भी थे। तो इसलिए मैंने कहा है, इसलिए मैंने इंसानियत की बात की है। हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन ये जो सवाल है कि ये क्यों हत्याएं हो रही है या बांग्लादेश में हमारी कूटनीति किस तरह से प्रभावी होनी चाहिए या डिप्लोमेटिक प्रेशर किस तरह से क्रिएट करना चाहिए, ये सरकार को जवाब देना है, ये कोई विपक्ष तो जवाब देगा नहीं। तो यही सवाल जो है ये सरकार कटघरे में खड़ी है। आज हम देख रहे हैं कि सरकार का कोई प्रतिनिधि, चाहे वो अमित शाह है चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये सभी चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक है, राजीव जेटली जी से जवाब लेते हैं। राजीव जेटली जी आप चुप हैं और सही खतरे को भाप नहीं पा रहे हैं, आप पर आरोप है चरणजीत जी का। से आगे बढ़ेगी। नहीं, बिल्कुल मैं समझ नहीं पाया कि कांग्रेस ऐसी बात कैसे करी। ये पूछ रहे हैं कि ऐसी हत्याएं क्यों हो रही हैं, ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई हैं। ये तो सारा देश जानना चाहता है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई थी। अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा ना होती तो शायद ये भी आज सक्रिय होते, राजनीति में कहीं ना कहीं इनका भी स्थान होता, जिंदा होते पॉलिटिकली। लेकिन ये पॉलिटिकली क्यों मरे? इसीलिए मरे, इन्होंने जैसी परिस्थितियाँ पैदा करी थी, जैसा माहौल बनाया था, एक तरफा बेनिफिट देने का, एक तरफा रियायत देने का, एक तरफा सारे जिसे कहते हैं ना कि झुकाव रखने का, उसी का नतीजा है ये उसी का नतीजा है। अभी तो बांग्लादेश की बात हो रही है, बांग्लादेश से बाहर निकल करके देखिए, आप इस देश के अंदर भी देखिए कि ऐसा माहौल क्यों बनता है कि जहां पर कुछ हिंदू रह जाते हैं उनका वहां से पलायन हो जाता है, और जहां पर कोई मुसलमान रहता है तो आप देखिए उसी हिंदू मोहल्ले के अंदर उस मुसलमान को खान साहब सलाम करके बुलाया जाता है। अरे भाई, इतना मोहब्बत उस मोहल्ले के अंदर दी जाए और वहीं पर उसी मोहल्ले में जब वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उनको क्यों खदेड़ा जाता है? ये तो चर्चा का विषय होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती इस देश के अंदर भी पैदा हुई है, ये केवल बांग्लादेश में नहीं। आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनता कितने असुरक्षित महसूस करती थी, अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती थी। आज उनके अंदर सुरक्षा की भावना आई है। और बांग्लादेश की जब बात हम कर रहे हैं तो बांग्लादेश के अंदर भी हमारे विदेश मंत्रालय ने प्रोटोकॉल के तहत शेख हसीना जी से बात करी, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई करी है, हमने उनको, हमारी फोर्सेज ने उनको गोली भी मारी और 4 लोग मारे भी गए हैं। लेकिन देखिए आज भी
हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां, वहां पर तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी दिखाई जा रही है। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां, हमारे देश में वेस्ट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, अरे हमारे बारे में तो कहती थी ये गुंडे हैं, बाहर से आ गए। अरे ये फुरफुरा शरीफ के जो मौलवी हैं, ये तो बंगाली में बोल रहे हैं, बंगाली में बोल रहे हैं ना, शर्म सर कलम कर दो। कहां गई अब ममता बनर्जी, कहां गए उनके प्रवक्ता, क्यों नहीं अब स्टेटमेंट देते हैं इसके ऊपर? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के हालात शायद बांग्लादेश से भी ज्यादा बदतर है, उससे भी ज्यादा बेकार हो चुके हैं, यही सवाल उससे भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं हमारे देश के अंदर। विवेक श्रीवास्तव को लेता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आप जैसे सेक्युलर लोग, तथाकथित सेक्युलर लोग इस्लामिक कट्टरपंथ को कवर फायर नहीं दे रहे हैं? जी, जिसके चलते जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, आप दिन भर कवर फायर देते हैं और एक दिन ये आपके घर को भी डसेगा। हाँ, आप सुनिए सर, नहीं, मेरे घर को कोई नहीं डसने वाला है, किसी के घर को कोई नहीं डस रहा है। और इस्लामोफोबिया बांग्लादेश में क्या हो रहा है? और बड़ी इमेच्योर बातें हैं कि सरकार के। आप सुनिए पहले, बांग्लादेश नहीं है, मैं इंडिया में रहता हूूं, आप इंडिया में रहते हैं, मैं भी इंडिया में रहता हूं, हिंदुस्तानी हो। और यहाँ के मुसलमान की बात करिए आप, क्या इनके भाई साथ बैठे आपकी हैं, सहानुभूति तो नहीं है? बांग्लादेश की क्या बात जिस बांग्लादेश मंदिर में को तोड़ा करेंगे। गया उसके साथ आपकी सहानुभूति नहीं है? क्या 10 साल की बेटी से सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके साथ आपकी सहानुभूति नहीं है? क्या जिनको काट काट के तालाब में फेंक दिया गया उनके साथ आपकी सहानुभूति नहीं है? आप नेशनल टीवी पे, अरे मैं तो कहता हूँ दीपक जी, इनको बोलिए थोड़ी देर, थोड़े वक्त के लिए हम जो जगह बताएंगे वहां रह के दिखा दें एक हफ्ता, हम जगह हम बताते हैं एक हफ्ता रह के दिखा दें उस जगह पे, उसके बाद आके डिबेट करें। मुसलमानों को आप जो है, जो हुआ बुरा था, इनको जेटली को चुप कराइए जरा पहले। जो नहीं श्रीवास्तव जी, हम एक जगह बताते हैं आपको, हम चिन्हित करते हैं आपके रहने की जगह, आप वहां रहिए एक हफ्ता, उसके बाद आइए डिबेट करिए हमारे साथ। सरकार में जो पार्टी हमारे साथ डिबेट तब करिए ना, हम बताएं आपको बीजेपी का कहाँ रहना है आपको। अरे बहुत दूर भी नहीं भेजना आपको, दिल्ली में रहने के लिए बोलेंगे, आप दिल्ली में रह के खत्म करने दीजिए विवेक जी को। जी सुनिए, अब मेरे को प्लीज 30 सेकंड दीजिए आप। पहली चीज, सरकार का नुमाइंदा जो यहां बैठा है, बीजेपी का प्रवक्ता, अगर वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुसलमान ज्यादा आबादी में एक मोहल्ले में है तो वहां पे हिंदू खतरे में है, ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफी वाली बात है, इमेच्योर्ड बातें हैं, ये नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं प्रैक्टिकल, मैं तो आपसे ये कह नहीं रहा। लेट अस बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हो जाते हैं इस बात को लेकर के। उत्तर प्रदेश, अरे छोड़िए ना, हम कंसेप्ट और थ्योरी में जाते नहीं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मैंने आपको बोला इस्लामोफोबिया, वो असुरक्षा की भावना, वो असुरक्षा की भावना अक्रॉस द कंट्री नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड है। सर मेरा टाइम है, दुनिया के अंदर है, ये केवल भारत और बांग्लादेश की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। अरे इस लॉजिक को समझना पड़ेगा, इस खेल को समझना पड़ेगा श्रीवास्तव जी। अरे इनको चुप कराइए तो मैं कंक्लूड करूं यार। सुनिए सर, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, थोड़ा मैच्योरिटी से बोलिए, पहली बात। हाँ, मुझसे तो लड़ सकते हैं, जब मैं बताऊंगा वहां जाकर चुप करवा के दिखाइएगा, मुझसे तो लड़ सकते हैं। नागरिक है जितना मैं एक अपर कास्ट हिंदू हूं, तो आप जो है इस तरह का नैरेटिव ना बनाएं कि वो कोई बी ग्रेड सिटीजन है। समझदारी से बात करिए जरा आप, यू रिप्रेजेंट द रूलिंग पार्टी। दूसरी बात, पृथ्वी के ऊपर हम तो समझदारी से बात कर रहे हैं, आपके पास कोई समझदारी नहीं है, आपने आंखें बंद कर ली है। जितनी जोर से चिल्लाते थे आप और दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, आज आपके पास कोई कंटेंट नजर नहीं आ रहे। बाबरी मस्जिद तोड़ी हमने 1992 में, बाबरी मस्जिद तोड़ी 1990 में। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ गलत था, मैं उसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन आपने भी जाकर ढांचे को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया विवादित ढांचा, क्या मैसेज दिया आपने? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसके लिए क्या 1992 में बाबरी मस्जिद टूटना जिम्मेदार है? विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपका ये मतलब निकाल रहा हूं कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया या तथाकथित ढांचे को तोड़ा गया, उसके चलते हिंदुओं को आज मारा जा रहा है बांग्लादेश में। ये कह रहे हैं क्या आप? बताइए ना, अगर ये कह रहे हैं तो। बिल्कुल नहीं, गजब के तर्क निकाल के लाते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं ये। तो कहना क्या चाहते हैं? शब्दों को ना डालें। तो क्या पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं? तो क्या समानांतर खींचना चाहते हैं विवेक श्रीवास्तव जी? धर्म व्यक्तिगत जीवन में मैं रखिए। सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जैसे लोग इस्लामिक कट्टरपंथ को कवर फायर देते हैं, आप जैसे लोग इस्लामिक कट्टरपंथ को कवर फायर देते हैं, मेरा आरोप है आप पर। एक एंकर के तौर पर मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं कि आप जैसे लोग इस्लामिक कट्टरपंथ को कवर फायर देते हैं। आप एक नैरेटिव ना बनाएं कि यहाँ का मुसलमान आतंकवादी है। पूरी दुनिया का नैरेटिव है, किसको सिखाएंगे आप जाके? रहा
हिंदू मेजॉरिटी के साथ रहा। अच्छा ठीक है, रुकिए, एक दर्शक की बात देखिए सुन लेते हैं। साहब, अर्चना जी इजराइल भी नोएडा गलत से है। मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। अर्चना जी बताइए, क्या आपको नहीं लगता ढाका के आसपास जो कुछ हुआ बांग्लादेश में वो इस्लामिक कट्टरपंथ का एक चेहरा है? जी, जो मैं कह रही हूँ कि जो बांग्लादेश में हुआ है, ये जो भी ये टेम्पल अटैक है, ये जो भी है, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान या बांग्लादेश की कट्टरपंथी का अंजाम है। हम ये कह सकते हैं कि बस ये जो नॉन लोकल्स हैं या ये जो नॉन लोकल्स का जो ये चल रहा है, इन सब के वजह से ये अरे हुआ मैडम, है। जिनको मारा वो सब लोकल है। अर्चना जी आप समझ नहीं पा रही है मेरी बात को। जिनको मारा गया वो सब लोकल्स हैं, वहीं के रहने वाले हैं, सब बांग्लादेशी हैं। चलिए मैं आगे चलता हूं। आगे चल के मैं सीधे सुशील पंडित जी को चलता हूं। सुशील पंडित जी, ये कवर फायर देना कब तक चलता रहेगा? ये आदत से मजबूर हैं। ये फुरफुरा शरीफ के उसी अब्बास सिद्दीकी के साथ बैठ के चुनाव लड़ चुके हैं। ये लोग बड़ा कम्युनल छोटा कम्युनल जैसा, बड़ा ईवल छोटा ईवल जैसा फर्क करके तराजू में तोलते हैं हर ट्रेजेडी को, और उसके बाद अपना राजनीतिक नफा नुकसान देख करके मुंह खोलते हैं। ये इनकी आदत है। और इसीलिए आज उस बंगाल में जहां इन्होंने 3 दशक से ज्यादा राज किया, एक भी एमएलए नहीं बचा है। 0 एमएलए हैं इस लेफ्ट के और इसी कांग्रेस के, क्योंकि इन्होंने सामूहिक आत्महत्या की है उस बड़े कम्युनल को रोकने के लिए। ये बड़ा कम्युनल छोटा कम्युनल, बड़ा ईवल छोटा ईवल, ये सिद्धांत इनको इनके बड़े बुजुर्ग पढ़ा गए हैं, और इसी को रटते रटते आज ये अपनी आंखें नीचे हुए बैठे हैं। ये अपनी आत्मा पर पत्थर बांधे बैठे हैं। इनको किसी का दुख दिखाई नहीं पड़ता, उस बच्ची की चित्कार सुनाई नहीं पड़ती, उस परिवार की बदहाली दिखाई नहीं पड़ती जहां हर एक के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। भगवान न करे इनके ठीक है, परिवार मैं बादल के साथ देवनाथ कभी जी ऐसी के पास त्रासदी चलता हूं, जिनकी तरफ आपने अभी इशारा किया। बादल देवनाथ जी, मुझे बताइए, ये कौन लोग हैं जो फ्रांस में एक टीचर का, एक प्रोफेसर का सर कलम कर देते हैं अफवाह के आधार पर? ये कौन लोग हैं जो अफवाह के आधार पर किसी का भी गर्दन रेतने के लिए चले जाते हैं? ये कौन लोग हैं जो एक अफवाह के आधार पर छोटी बच्ची का बलात्कार भी करते हैं, उसके घर वालों को जान से भी मार देते हैं? और ये कौन लोग हैं जो आदमी के हाथ पांव काटकर नोआ खली की तरफ तालाब में फेंक देते हैं? ये कौन लोग हैं भाई, मुझे बताइए। तो आप बता दीजिए अपने स्पेशलाइजेशन से, आप बता दीजिए, दलित है, ब्राह्मण है, कौन है, बता दीजिए ना। मैं आपको खुलेआम एक नेशनल चैनल पर मैं कह रहा हूं, जो लोग एक कट्टरपंथी, आपका जो मुद्दा है इस्लामिक कट्टरपंथी, ये जो साउथ एशिया, सुनिए ना भाई, ब्रदर सुनिए ना, जो एशिया में, साउथ एशिया में जो लोग कट्टरपंथी विचारधारा जो रखते हैं, जो लोग अत्याचार करते, जो लोग छोटे छोटे बच्चे को रेप करते, कौन है? पूरा दुनिया जानते हैं। मुझे बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तो आपका तो नाम तो लो यार, इस्लामिक कट्टरपंथी ये सब करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सिया के मस्जिद पे सुन्नी लोग जो बम फेंकते हैं, सुन्नी के मस्जिद पर सिया लोग जो बम फेंकते हैं, दूसरे देशों में तो ये सब बहुत चलता है। मैं कहता हूँ क्यों होता है? मैं कट्टरपंथी इस्लाम का एक तरीका है। बादल देवनाथ जी, जो सिया सुन्नी मारते हैं, जो सुन्नी सिया को मारते हैं, वो भी कट्टरपंथी इस्लाम है, वो भी कट्टरपंथी इस्लाम है। आपको नहीं पता? आपके साथ मैं सहमत हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो देश का नागरिक हूँ। जो बांग्लादेश पर अत्याचार हुआ मैं पालन करूंगा। लेकिन जो लोग पलायन कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के जो प्रशासन में जो लोग है, वो लोग क्यों, जो लोग बार बार कहते हैं आरएसएस पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है, भाजपा पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है, आज क्यों वो लोग पलायन कर रहे हैं? मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, दिल सिरा ठोक के मैं कह रहा हूँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। मैं 10 दिन 12 दिन से मैं हर जगह पर मैं बोल रहा हूँ, क्यों अत्याचार, क्यों दुर्गा मूर्ति को मैं तोड़ के वो नदी में फेंक दिया जा रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा बांग्लादेश? बार एक दिन नहीं, 300 साल 400 साल से हो रहा है। जब बांग्लादेश नहीं था, पूर्व पाकिस्तान नहीं था, तब से वहां पर हो रहा है। क्यों हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा? मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों होगा, और इस्लामिक संगठन को हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों करेगा? यही तो मेरा मतलब अभी भी आप बोल रहे हैं इस्लामिक कट्टरपंथ है, इसी की वजह से हो रहा है, लेकिन साथ में ये भी गिना रहे हैं कि ये तो 400-500 साल से हो रहा है।
400-500 साल से हिंदुओं को मारा जा रहा है, यही कह रहे हैं ना आप यही कह रहे हैं ना 400-500। राजीव जेटली जी सब कह दिया इन्होंने, ये भी बोल दिया कि 400-500 साल से हो रहा है। फिर मैं चरणजीत जी के पास चलता हूँ। ना मुसलमान होता है, जो दंगा करते हैं ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो जोंगी है, सब जानते हैं और पूरा विश्व भी जानता है। हिंदुओं के ऊपर कौन अत्याचार किया पूरा विश्व भी जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई सिर्फ बांग्लादेश नहीं भारत से भी किया जाना चाहिए। और वहां पर भी बांग्लादेश के शेख हसीना सिर्फ एक जो शायद ने बताया अभी बताया किसकन से एक शायद ने बता के चला गया, क्या चला गया, जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वादा करते लेकिन निभाता नहीं है, क्यों? तो वहां पर जब अत्याचार भारत तरह से शुरू हुआ वहां पर मिलिट्री क्यों उतरने गया? क्यों? ठीक है, अब सुन लीजिए राजीव जेटली जी की बात सुन लीजिए। वो कह तो रहे हैं कि भाई ये इस्लामिक कट्टरपंथ है, पर बांग्लादेश में 300-400 साल से होता रहा है, वो ये भी कह रहे हैं। जब बांग्लादेश नहीं था तब से होता है। वहां अरे जब माझी ही नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। वहाँ कम से कम नाव डूबने को बचाने के लिए तो हम बात कर सकते हैं। हमारा विदेश मंत्रालय उनको आड़े हाथों ले सकता है, हम प्रेशर बना सकते हैं। अरे आपके प्रदेश में क्या करें? आपके प्रदेश में किस पर प्रेशर बनाए बताइए। आपके प्रदेश में पश्चिम बंगाल में कौन सा ऐसी एजेंसी है जो जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? पश्चिम बंगाल में क्या सेंट्रल फोर्सेस सुरक्षित हैं? आप आम जनता की बात कर रहे हैं। हमें तो ये खतरा है कि आप पश्चिम बंगाल में हम बांग्लादेश में तो हमारी विदेश मंत्रालय सक्षम है उसे हैंडल करने में डिप्लोमेटिक लेवल पे। मैंने विवेक जी को रोका, आपको भी रोकूंगा, राजीव जेटली बोलेंगे उनको भी रोकूंगा। आशुतोष जी भी जुड़ गए। राजीव जी बात कही अपनी, मेरे साथ आशुतोष जी भी जुड़ गए। मैं तो एक ही देखिए ऐसा लग रहा है डिबेट के अंदर जैसे कि जो जिन लोगों ने मारा वो हिंदू थे। अभी भी ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम बांग्लादेश में हमें एक उम्मीद है, हमें एक उम्मीद है। देश के अंदर जब प्रशासन में आप लोग है, आप लोग पलायन कर रहे हैं। अब ये आप लोगों का काम है बांग्लादेश के ऊपर हिंदुओं को बचाना, आप लोगों का काम है, लेकिन आप लोग ये नहीं कर रहे। आप मुद्दे को आप लोग घुमाने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोरोना काल में किया 2014 से 2000 देश को तो बर्बाद करके आप लोग 1000 रुपया तो 1000 रुपया गैस है। अच्छा चलो आप बताइए हमें, आप बताइए अगर ऐसे हालात, सुनिए अरे आपसे राय ले रहा हूं मैं, आपसे राय ले रहा हूं, राय तो दे दीजिए एक मिनट। अरे राय तो दे दीजिए। अरे मेरी बात सुनिए यार, ऐसे कोई तरीका नहीं। मैं आपसे सजेशन मांग रहा हूँ, सजेशन मांग रहा हूँ, सजेशन। बादल दा ये ठीक नहीं है, बादल दा ये ठीक नहीं है, प्लीज ये ठीक नहीं है। आप लोग आराम से अपनी बात करिए ना, मैं आपसे एक सजेशन मांग रहा हूं, मौका देता हूं, एक आध क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता हूं बस। राजीव जेटली जी कंक्लूड करिए। बादल दा मैं आपसे सजेशन मांग रहा हूं, आप कोई हमारी सरकार को सजेशन देना चाहते हैं कि फुरफुरा शरीफ के जो मौलवी हैं उनके साथ किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या देंगे सजेशन? उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए क्या? एक सेकंड, नहीं, मैं आपसे सजेशन मांग रहा हूँ। आप हाँ या ना भी बोल सकते हैं, आप हाँ या ना भी बोल सकते हैं। क्या आप बोलेंगे जिस तरीके से मालदा के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर अटैक होता है उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे बांग्लादेश में उम्मीद कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में उम्मीद कर रहे हैं कि आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल में भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? अरे यार सजेशन तो दे दीजिए। मैं डिबेट कर नहीं रहा आपसे, मैं तो आपसे बहस कर नहीं रहा, मैं तो आपकी राय लेना चाह रहा हूं। अरे सुनिए ना, ये का तरीका नहीं है। यही वजह है जो लोग पलायन करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ना, आप लोगों को टीवी पे बिठा देते हैं उनको बचाने के लिए आपकी राजनीतिक पार्टियां, और पीछे जो है आपकी आड़ में जो पीछे काम किए जाते हैं वो काम मेरे साथ अभय दुबे जी कांग्रेस से जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा राधा रमनदास जी के पास, वाइस प्रेसिडेंट है इस्कॉन टेम्पल के प्रवक्ता हैं अंतर्राष्ट्रीय। मैं आपसे जानना चाहूंगा राधा जी, क्या क्या हुआ वहां पर, आप बता सकते हैं? और सिर्फ अफवाह के चलते इतनी बड़ी बात हो गई या साजिशन किया गया, जानबूझकर अफवाह उड़ाई गई? आपको क्या लगता है? हम जैसे जानते हैं कि बांग्लादेश सरकार ने बताया कि जिस व्यक्ति ने वो जो फोटो अपलोड की थी कि हनुमान जी के गोद में कोई किताब, उनकी किताब रखी थी, वो जो लोग आज वायलेंस कर रहे हैं उन्होंने ही किया था। तो ये बांग्लादेश गवर्नमेंट का ये बयान है।
तो ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी साजिश के अनुसार, मतलब प्री प्लान करके ये नरसंहार हो रहा है। 13 अक्टूबर को ये सब शुरू हुआ था और विजयदशमी के दिन जब हमारे इस्कॉन मंदिर में नवाखाली के वहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ के भक्त सेलिब्रेट कर रहे थे, तो जब वो 1 से 2 के बीच में प्रसाद ले रहे थे तभी अचानक देखा कि मंदिर के बाहर 500 की भीड़ आ गई और मंदिर के बाहर एक दुर्गा पूजा का मंडप था, उसको पहले तोड़ा, वहाँ पर दुर्गा देवी के विग्रह को तोड़ा और उसमें से 200 लोग अंदर घुसे और जिसको भी पाया बहुत बुरी तरह से पीटा। उसमें से कुछ भक्तों को अपने साथ लेके गए और कुछ भक्त गायब रहे। नेक्स्ट दिन तालाब में जब एक भक्त का शव ऊपर आया तब भक्तों को पता चला कि उसको मार के उसमें फेंका हुआ है। उसके पूरे अंग को बहुत ही बुरी तरह से ये मारा था और हमारे मंदिर के सारे विग्रह को तोड़ दिया, कई जगहों को जला दिया, पुस्तकें जला दी और मंदिर के पास में जो 150 घर थे वहाँ पर भी बहुत हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई। कल सवेरे मेरे को फ़ोन आया, एक हमारे इस्कॉन मायापुर में एक महिला रहती हैं, तो उन्होंने बांग्लादेश में उनके रिलेटिव को फ़ोन किया, तो जो उन्होंने सुना तो पूरा एकदम शॉक रह गई। उस परिवार को, जो उनका परिवार वहाँ रहता था, कहीं कोमिला के पास में कोई जगह है, तो पहले तो वो लोग खूब रो रहे थे फ़ोन में, फिर बताना शुरू किए कि हमारे परिवार में जितनी महिलाएं थीं उनका सबका रेप हुआ है। 3 महिलाएं थीं, उसमें एक्चुअली एक जो बच्ची थी 10 साल की बच्ची, उसका भी रेप हुआ। इतने लोग, बहुत सारे लोगों ने किया उसका रेप और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसका 2 दिन पहले मृत्यु हो गई थी और बांग्लादेश के टीवी चैनल इसको दिखा रहे थे। तो वो औरत हमको फ़ोन करके हमें बोल रही है कि पूरा संसार चुप क्यों है, कि अगर हम चुप रहेंगे तो और भी ऐसी, ये तो एक एक खबर आ रही है, क्योंकि उनके मेल मेंबर को वो पीट के उन्होंने बताया था कि तुम मुंह बंद रखना, क्योंकि इन्होंने फ़ोन किया तो वो उनसे रहा नहीं गया, उनको वो बताए और फिर ये हमें पता चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे बहुत ही भयानक इंसिडेंट हमें सुनने को मिल रहे हैं, वीडियो देखने को मिल रहा है। एक वीडियो आज मेरे को भेजा गया, आप लोग जानते भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, हमारे भक्त भेज रहे हैं। आज इस्कॉन बांग्लादेश का जो ट्विटर का अकाउंट है जो ये सब शेयर कर रहा था दुनिया से, उसको भी सस्पेंड कर दिया। वैसे और भी 2-3 अकाउंट है ट्विटर में जो लोग शेयर कर रहे थे, ये जो घटनाक्रम हो रहा है भयानक, उसको शेयर कर रहे थे, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो एक वीडियो में हमारा 18 साल का भक्त जतिन साहब, वो कहीं दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन करने गया था, जैसे बताया जा रहा है, जो खबर आ रही है, तो उसकी बहुत ही निर्मम हत्या की। तलवार से उसको 2 लोग तलवार से मार रहे हैं और 1-2 के मिनट के वीडियो में उसके पूरे शरीर में प्रहार करके उसका पूरा अंग को इधर से उधर कट कर दिया। तो इतना भयंकर हो रहा है कि हम लोग भी मतलब हैरान है कि कितने हैवान हो सकते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है, मैं सैटरडे को यूनाइटेड नेशन में मैंने ईमेल किया, चिट्ठी लिखा, उनके ट्विटर हैंडल को मैंने टैग किया और सैटरडे गया, संडे गया, वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर जब हम लोग ने पूरे विश्व में इसका विरोध करना शुरू किया, भक्त जब रास्ते में निकल के आए, हमने बांग्लादेश एम्बेसी के सामने में प्रोटेस्ट किया, न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट किया, अमेरिका में बहुत सारे शहरों में किया, कनाडा, रशिया और साउथ अफ्रीका से जब सपोर्ट में लोग बोलने लगे, तब शाम को, सोमवार के शाम को यूनाइटेड नेशन की जो बांग्लादेश के इंचार्ज है, उन्होंने पहली बार बयान दिया। विवेक श्रीवास्तव जी अभी भी कवर फायर देंगे? इस तरह का मतलब हमको आश्चर्य होता है। जी अभी भी कवर फायर देंगे कि बड़े इनोसेंट लोग थे जो मार रहे थे? जो मार रहे हैं बांग्लादेश सरकार खुद कह रही है कि फोटो भी उन्होंने फैलाई है, अफवाह भी उन्होंने उड़ाई है, लेकिन आप कवर फायर दे रहे हैं यहाँ पर। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, गिल्टी को पनिश जरूर करिए, लेकिन गिल्टी के नाम पे आप जो है हिंदुस्तान में बैठे मुसलमानों को टारगेट ना करें। वहां जो गिल्टी एक दूसरे देश में, पकड़िए, लटका दीजिए उसको, डालिए जेल में उन मुसलमानों को, ट्रेस करिए एक एक मुसलमान को। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। हिंदुस्तान का मुसलमान भी आपके साथ है और बांग्लादेश का समझदार मुसलमान भी आपके साथ है। लेकिन अगर आप एक इंसिडेंस को लेकर के एक स्पेसिफिक रिलीजन को, एक कम्युनिटी को टारगेट करके हिंदुस्तान जैसे मल्टीकल्चरल, आप इस तरह का नैरेटिव अगर आप फैलाएंगे तो यहाँ तो दंगे फैल जाएंगे। यहाँ तो एक इनोसेंट मुस्लिम कहीं घूम रहा होगा, कल एक मनचला हिंदू उसी को लपेट दे,
कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को बचाना है कि नहीं बचाना है? क्या चाहते हैं आप लोग कि दंगा हो? इतनी भी कवर फायर मत दीजिए। आज इस रात में देश सो नहीं में पाएंगे, मुसलमानों की चिंता है, मैं कवर फायर नहीं दे रहा। पाएंगे रात में। यहाँ पे जो बातें आप लोग कर रहे हैं ये सेंसिटिव है। इस देश के अंदर 15% मुसलमान है। आप सुनिए, बहुत अच्छी बात है, उनमें से कई मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन आप जैसी कवर फायर कोई नहीं देता। आधे मुसलमान भी नहीं देंगे। विनोद बंसल जी क्या कहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी को? दोनों कम्युनिटियां सड़क पे आकर के दंगे पे उतर आएंगी। सर बोलिए ना उन कम्युनिटीज को कि जाकर मोमबत्ती लेकर नोआखली जाए, थोड़ी मोमबत्ती नोआखली में भी जलाएं। बोलिए उनको जाकर नोआखली में मोमबत्ती जलाएं। बोलिए ना थोड़ा जाकर कि नोआखली में भी मोमबत्ती जलाएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम विक्टिम्स के साथ हैं। गिल्टी को पनिश जरूर करिए, लेकिन गिल्टी को पनिश करने के चक्कर में काश ये विवेक को अपने साथ रखते डिबेट करने से पहले। काश ये विवेक श्रीवास्तव होने का अपना कुछ थोड़ा सा भी तो कम से कम गर्व महसूस करते। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनके पिछले कर्म और जो इनके आस पड़ोस जो है ना, जो जिहादियों का गढ़ बन चुका है, ये जिहादियों के अलावा कुछ नहीं सोचते। इनकी मानसिकता एक ही बन गई है, पता नहीं कैसे। इतने सारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आप देखिए पिछले 6 दिन के अंदर आप 12 लोग मारे जा चुके, 150 पूजा पांडालों को जला दिया और 282 मंदिरों को खंडित कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, और अनेक संतों और इस्लाम जैसा जो संगठन जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यार क्या मुसलमानों की बात कर रहा है? मैं शांति चाहता हूं। अरे थोड़ा सा बंद करिए अपनी बात को, अपनी बात को जबान को लगाम दो। आप बदतमीजी मत बोलो। मुसलमान, अरे क्या मुसलमान लगा रखा है आपने? क्या बोल रहे हैं? क्या मुसलमान लगा रखा है आपने? आप पहले, अरे तमीज, सारे इंडियन अरे कम से कम हम सारे इंडियन हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमानों के पैरोकारों, उनको बोलिए भारतीय हैं। अरे अगर कुछ इंडियन और मुसलमान क्या है? हिंदुओं में हो या ये जो है ना, ये बकवासबाजी बंद करिए। लेकिन बांग्लादेश आप दोनों रुकिए, मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं संवेदनशील मुद्दे पर झगड़ा नहीं चाहता। मैं सीधे आशुतोष के पास चलूंगा। आशुतोष, ये कौन सी मानसिकता है जो इस तरह की नफरत को जन्म देती है? मैं आपसे समझना चाहूंगा, और क्यों ऐसे हालात बने हाल ही में बांग्लादेश के अंदर, और हमने श्रीनगर में देखा, जो पुलिस इन्फॉर्मर मुसलमान है उनको भी मारो, हिंदुओं को मारो, जिनके सिखों को मारो, कश्मीरी पंडितों को मारो। दीपक, ये मानसिकता तो कट्टरपंथ की मानसिकता है, कट्टरता की मानसिकता है। आपने कश्मीर के अंदर देखा कि जो मानसिकता वहां काम कर रही, किस तरीके से वहां हिंदू और सिखों को मारा जा रहा। आपने 1984 के दंगों के दौरान देखा तो कौन सी मानसिकता थी जो काम कर रही थी। आपने 2002 गुजरात के दंगों के दौरान देखा था कौन सी मानसिकता थी। तो जब कट्टरता की मानसिकता होगी तो इस तरीके की हरकतें होंगी, और इसलिए कट्टरता किसी भी धर्म की हो, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे सिख की हो, चाहे किसी की हो, अगर उसके साथ सरकारें अगर मजबूती के साथ नहीं निपटेंगी। अभी आपने किसान आंदोलन के दौरान देखा कि जो वहां हुआ, क्या वो जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। हमें इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर 3 चीजें करनी चाहिए। पहली बात, भारत सरकार को, चूंकि भारत सरकार इस वक्त कमजोर सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है, उनको फौरन बांग्लादेश की सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए, और इन एज मेनी वर्ड्स, 2 टूक शब्दों में कहना चाहिए, अगर इस तरीके से वहां के अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी रही और इस तरीके से हिंसा हुई तो भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंध भी तोड़ सकता है। अगर इस भाषा में अगर जवाब नहीं देगा भारत सरकार तो इस तरीके की हिंसा पर रोक नहीं लगेगी। दूसरी चीज, जो घटनाक्रम वहां पे हुआ है, उस घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है कि वहां पे बड़ी संख्या में जो बहुसंख्यक तबका है उसने प्रोटेस्ट किया, सड़कों के ऊपर आकर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ खड़े होकर शाहबाग स्क्वायर में गए हैं, और वहां की सरकार, वहां के प्रधानमंत्री ने फौरन कहा है कि इस तरीके की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि हमने एक सेकुलर बांग्लादेश का सपना देखा है और ऐसा लगता है वो सपना आज खंडित हो रहा है। तो ये संदेश देना भी बहुत जरूरी है। अगर ये संदेश नहीं जाएगा, और ये संदेश और मजबूत होना चाहिए कि भारत सरकार को खालिदा जिया से, जो अवामी लीग के नेता हैं, उनसे फौरन बात करनी चाहिए, 2 टूक शब्दों में बात करनी चाहिए। तो तीसरी बात, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जो हर मामले को सांप्रदायिक करने की कोशिश करता है, हर मामले को सांप्रदायिक करने की कोशिश करता है, हर मामले को हिंदू बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ वो कम्युनल सरकार है, सेकुलर सरकार नहीं है। किसी ने कह दिया सेकुलर सरकार है आपको? ठीक है, मैं एक मिनट अभय दुबे जी के पास आऊंगा, विनोद जी फिर मैं आपके पास आऊंगा। अभय दुबे जी, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से भारत सरकार का कदम इस पूरे मामले में? दीपक जी, अभी मैं राधा रमन दास जी को सुन रहा था इस्कॉन टेम्पल से, और मैंने उनका वीडियो खुद भी ट्वीट किया। शनिवार को सिर्फ उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को ही गुजारिश नहीं की,
इस देश के प्रधानमंत्री से भी दरख्वास्त की थी, क्योंकि आईने सलीश केंद्र जो बांग्लादेश का है उसने रिपोर्ट जारी की है हाल ही में कि बीते 7-8 वर्षों में 3271 जघन्य अपराध बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समुदाय के ऊपर हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था? अगर यूनाइटेड नेशंस की प्रतिनिधि मियां सेप्पो रिएक्ट कर सकती तो भारत के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था? अभी प्रधानमंत्री जी मार्च में जब बांग्लादेश गए थे तब भी उनकी यात्रा के तुरंत बाद पूर्वी बांग्लादेश में जघन्य अपराध हिंदुओं के साथ हुए। इस चीज को रोकने का दायित्व प्रधानमंत्री जी का है। बात रही कश्मीर की, तो कश्मीर की परिस्थिति से भी वो अवगत है। माखनलाल बिंद्रू जो 1990 के दशक में भी श्रीनगर छोड़कर नहीं गए, उनकी जघन्य हत्या कर दी गई, शिक्षक की हत्या कर दी गई, राजा और रजनीश जो बिहार के हैं उनकी हत्या कर दी गई। और ये वही दौर है जब 19 जनवरी 1990 में केंद्र में भाजपा की साझा सरकार थी और जगमोहन गवर्नर थे। नोटिस चस्पा कर दिए गए कि कश्मीरी पंडित और सिख खाली कर दे, नहीं तो कत्लेआम होगा, और कत्लेआम हुआ। और वो दोहराया गया फिर 2003 में। नदी मार्ग शोपिया का गांव था, हिंदू बाहुल्य गांव। चिनार के वृक्ष के नीचे 23 मार्च 2003 को पूरे गांव को इकट्ठा करके 2 वर्ष के मासूम बच्चे से 70 वर्ष तक की बूढ़ी माता को गोली मार दी गई। मैं दीपक जी बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं। आपने चूंकि बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि ये पूरा का जो साउथ एशिया के देश हैं, इसमें हमको इस आतंकवाद को गंभीरता से समझना होगा। देखिए, चीन के प्रभाव को आप नकार नहीं सकते। जो अफगानिस्तान में हुआ है वो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। अब का जो कश्मीर की जो हत्याएं हैं वो हूबहू वही पैटर्न है जो अफगान में ऑपरेट करने वाले लोग करते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल अभय जी एग्री करता हूं और मैं राजीव जेटली जी से यही सवाल पूछता हूं कि क्या भारत सरकार ने माकूल कदम सही वक्त पर नहीं उठाया? क्यों इस कौन से टेंपल के साथ नहीं खड़े हो गए उसी दिन 13 तारीख को? मैं एक आग्रह करूंगा, अभय दुबे जी, हो सकता है आज पार्टी से कुछ पूछ के नहीं है, अगर इसी तरीके की चर्चा करेंगे तो हमें सुनना भी अच्छा लगेगा। आप पार्टी से मत बात करके आया करिए कि हमें क्या लेनी है। अपने दिल से जब बात करेंगे तो आपको वो बात निकलेगी आपके मुंह से जो भारतीय जनता पार्टी कहती हुई आ रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप रियल बात कर रहे हैं। आपको एहसास है किस तरीके से कत्लेआम हो रहा है, किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है उन जगहों पर जहाँ पर मेजोरिटी हिंदू नहीं है। ये आपको एहसास हो रहा है। यही एहसास आपकी पार्टी को भी होना चाहिए, यही एहसास राहुल गांधी जी को भी होना चाहिए, जिन्होंने लश्कर तैयबा को तो बताया कि इससे बड़ा खतरा हमारे लिए हिंदू संगठन है। मैंने आपको आज पहली बार मैंने आपका, देखिए मैं आपको, आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, इट वाज मेस्मराइजिंग। मैं उसका आपको सुन के मुझे अच्छा लग रहा था। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं इस बात के लिए। आपको तारीफ पसंद नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप दिल की बात कहेंगे तो पार्टी मुझे नुकसान देगी। आपको ऐसा लगता है मैं प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात कर रहे हैं जेटली साहब, वो हिंदुस्तान के दिल की बात नहीं सुन रहे, ये तकलीफ है। कभी भारतीय बनकर आप बात करेंगे तो आपकी बात अच्छी भी लगेगी। हाँ, बिल्कुल, मैं तो 100% सारे भारतीय, अच्छा लग रहा था जब आप बोल रहे थे। अभी विश्वास कीजिए, अभी राधा के लिए रुकना है। बातचीत को हम जारी रखेंगे। राजू भाई, बातचीत को हम जारी रखेंगे। राजेश मेहदेले, मेरे एक दर्शक भोपाल से जुड़ गए। राजेश, क्या कहेंगे बांग्लादेश में जो हुआ उस पर? मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही जघन्य और गलत कार्य हुआ है और ये विकृत मानसिकता का प्रतीक है और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इनको सीधे सीधे कहना चाहिए कि आपकी सारी सहायता, सारी मदद और सारा जो संबंध है वो हम आपसे खत्म करने का कर लेंगे और पूरे विश्व समुदाय को इसको रोकने का प्रयास करने के लिए इसी प्रकार से बांग्लादेश को कहना चाहिए और बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए। ठीक है, दबाव बनाना चाहिए और भारत को इस दबाव बनाने में सबसे आगे रहना चाहिए, यही मेरा भी मानना है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी है। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस्लामिक कट्टरपंथ हावी हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस के इन्फॉर्मर मुसलमान भाई और साथ ही साथ कश्मीरी पंडित और सिख और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभय दुबे जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टियों के नेता हैं, विनोद बंसल जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, राजीव जेटली जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, बादल देवनाथ जी लीडर है टीएमसी के और राधा रामदास साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इस्कॉन टेम्पल के और उनके प्रवक्ता भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अमित अग्रवाल के पास चलना चाहूंगा, दिल्ली। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। अमित, क्या कहेंगे? जी, ये बहुत ही
कंडेम करने का इंसिडेंट है कि एक उग्रवाद दोबारा से पनपने की कोशिश कर रहा है। और मेरे हिसाब से इसमें अमेरिका और यूएन की जो पॉलिसीज़ रही हैं अफ़गानिस्तान में, और वहाँ पे जो रेडिकल ग्रुप्स को लगने लगा है कि हम इनके ऊपर हम अमेरिका जैसे देश को भी हम भगा सकते हैं या हरा सकते हैं, उनके मन में ऐसी बात आई है, फीलिंग ऐसी आई है। इस कारण से वो सोच रहे हैं कि हम बाकी जगह भी इसी तरह हावी हो सकते हैं। इसलिए ये जो उग्रवाद है ये पनप रहा है ज्यादा। ठीक है विनोद, यहीं पर रुकते हैं अमित जी। सीधे मैं चलता हूं सबसे पहले विनोद बंसल जी के पास। विनोद बंसल जी, जब सीए आया था ऐसे ही लोगों के लिए आया था कि ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया जा सके, उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सके। सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। आपको क्या लगता है इस हमले के बाद सीए की प्रासंगिकता और बढ़ गई है? सर्टिफिकेट दे दिया है, इस तरह बनाया गया था, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और आज उसकी उपादेयता ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया है इस तरह के हमलों ने। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के राजनेताओं का कि आखिरकार ये जिस थाली में खाएंगे उससे छेद करने से बाज नहीं आएंगे। और आप देखिए कि मैं तो कहूँगा कि बातें बहुत हो चुकी, राजनीतिक शिचालेदर आप कभी कर लेना, लेकिन यहाँ हिंदू मरा है, हिंदुओं के मंदिर टूटे हैं, हिंदू संतों पर हमले हुए हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, सामूहिक नरसंहार और सामूहिक रेप हुआ है और ये इस्लामिक जिहादियों ने किया है, तो कुछ तो बोलने का साहस आपका भी बनता है। और कुछ नहीं तो कम से कम विश्व हिंदू परिषद कल पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। 8 नवंबर को भी किया था हमने, पाकिस्तान के खिलाफ पुतला दहन किया था। पूरे देश के अंदर 35,000 जगह पर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था। और आप देखिए कि अब जो है कल भी बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने सुबह 11 बजे और बाकी संपूर्ण देश के अंदर इस तरह के विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। मैं सबसे निमंत्रण दूंगा, सबको निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ कर कहूँगा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए, जिहादी आतंकवाद की सफाई के लिए और इस देश को और इस दुनिया को ये शांति कायम करने के लिए ये सबका समर्थन, सहयोग और ये आगे आना बहुत जरूरी है। देखिए राजनीति करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप अगर उस समय नहीं बोले तो नेक्स्ट टारगेट आप याद रखना। विनोद बंसल जी को साधुवाद देता हूं, इन्होंने स्वीकार किया कि मोदी सरकार सचमुच इतनी कमजोर हो गई है, चाहे उसकी विदेश नीति हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो। मैं इसके सिर्फ 4 छोटे से प्रमाण देता हूं। मोदी सरकार की बात सुनेगा बांग्लादेश, मोदी सरकार की बात सुनेगा नेपाल, मोदी सरकार की सुनिए विनोद बंसल जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। राहुल गांधी जी को, ये आपका अपने राहुल जी को और सोनिया जी को, प्रियंका जी को बोलिए ना कम से कम। नहीं, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ भाई साहब, बात कर रहे हैं, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, देखिए मोदी सरकार जो कर रही है करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सुनिए, कम से कम दीपक जी आपने अपनी बात कह दी, बोलने दीजिए। कोई ट्वीट दिया है, आप जानते हैं, कम से कम एक कश्मीर में T-97 NSR राइफल मिली है जो हेक्सोकॉप्टर से गिराई गई है। ये जो चीन की सेना इस्तेमाल करती है, इसको समझने की आवश्यकता है। नेपाल के साथ उसने ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनुबंध किया, बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार का सप्लायर है। भूटान, जो हम चूंकि दक्षिण एशियाई देशों की बात कर रहे हैं, भूटान के साथ अभी सीमा का समझौता किया, अफगानिस्तान तक वो अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ा रहा है, भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। और ये आतंकवाद जो अफगानिस्तान का, मैंने उस समय भी कहा था कि जो फरवरी 2020 में मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने प्रेम पत्र लिखा था ना कि तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने से शांति के सुअवसर स्थापित होंगे, ये शांति हो रही है। प्रधानमंत्री जी देख लिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। ये वही पैटर्न और फुटप्रिंट्स हैं कि ड्रग्स के 3,000 करोड़ रुपए के कंसाइनमेंट सेमी कट टेल्कम पाउडर के नाम पर मुंद्रा के पोर्ट पर मिल रहे हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, राजीव जेटली जी जवाब दीजिए। मगर आप मौन मत खा दिए। क्या सरकार स्थितियों, अभय दुबे जी का आरोप है कि सरकार स्थितियों की गंभीरता को समझ नहीं पा रही है। देखिए, चीन की बात कर रहे हैं, चीन को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिस चीन को भारत के साथ बिल्कुल भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, जहाँ तक आए घूम के जाता था, जहाँ तक चाहे आए वो ज़मीन ले जाता था। और हमारी सरकारें तो हमें पता भी नहीं लगने देती थी, चैनल्स पे डिबेट भी नहीं होती थी और हमें पता भी नहीं होता था कितनी ज़मीन हमारी जो चीन के पास जा चुकी है। और आज चीन चारों तरफ से, अब ये तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर रही है इस बात को कि चीन चारों तरफ से कोशिश कर रहा है
अरे हम तो पाकिस्तान के साथ उलझे रहते थे, चीन की तो सोचते भी नहीं थे कभी कि चीन भी भारत के सामने आ सकता है और भारत जवाब भी दे सकता है चीन को। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ये बात, हमने तो ये बात सोची ही नहीं। देखिए आपने आपको याद होना चाहिए जॉर्ज फर्नांडिस साहब अरे सुन तो लीजिए, अब देखिए मोदी साहब कहते हैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब सुन तो लीजिए भाई, अब सुन तो लीजिए आप। मुझे आपने जो बात कही मैंने वही तो बात बोली, मेरे पास बहुत कम, जो बात आपने बोली मैंने भी वही बात बोली, मैं उससे अलग तो नहीं हट रहा ना, मैं उससे अलग नहीं हट रहा, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जब ये बात कही थी कि हमारा पहला दुश्मन चीन है, पाकिस्तान नहीं, मतलब चीन हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, तो सबसे पहले कौन सी राजनीतिक पार्टी थी जिसने इस बात के ऊपर स्टेटमेंट दी थी कि चीन के खिलाफ इस तरीके से बोलेंगे तो चीन हम पे आप पे अटैक कर देगा और आप उसको संभाल नहीं पाएंगे? वो कांग्रेस पार्टी थी। इतना खौफ कांग्रेस पार्टी के अंदर चीन को लेकर के था कि चीन के सामने सरेंडर करते हुए आए, चीन के सामने आप मैं सीधे आशुतोष के पास चलूंगा, अगर वक्त होगा तो मैं अभय जी आपके पास आऊंगा, मुझे विनोद जी के पास भी जाना है। आशुतोष मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हाल ही की घटनाओं ने CAA की उपयोगिता को एक बार फिर साबित नहीं कर दिया जो बांग्लादेश में हुआ उसके बाद? सीएए की जो उपयोगिता की बात थी वो इसलिए थी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटी है, अगर वो असुरक्षित महसूस करते हैं और भारत में आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। लेकिन मैं दूसरा सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा हूं, मेरा यह कहना यह है कि हम बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, इस पर तो बहुत कस के चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर के अंदर जो पिछले 2 हफ्तों के अंदर 11 हिंदुओं के साथ हुआ है, जो सिखों के साथ हुआ है, और 1990 के बाद पहली बार हिंदू वहां से वापस भागने के लिए मजबूर हुआ है, जिसके लिए कभी भी कांग्रेस की सरकार को जो कभी भी माफ नहीं किया गया, जिसके लिए कभी भी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को माफ नहीं किया गया। उनकी सरकार, आशुतोष जी माफ कीजिए, एक मिनट, अब एक मिनट, नहीं कांग्रेस की सरकार मेरा कहना है कि आज दोबारा अगर 1990 के हालात कश्मीर के अंदर पैदा हो गए हैं, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश का मजदूर हिंदू नहीं रह सकता है, जो वहां के रहने वाले कश्मीरी पंडित वो वहां नहीं रह सकते हैं, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है, वो वहां से जगह छोड़ रहे हैं, तो बांग्लादेश की चिंता तो बाद में करेंगे। अब दुबे जी 10 सेकंड, फिर मैं राजीव जेटली जी से जवाब लूंगा। 10 सेकंड 50 सेकंड का राजीव जेटली जी से जवाब। सिर्फ तीन खुलासे करता हूं। एक तो सीए जनवरी 2020 में आ गया, आज तक रूल फ्रेम नहीं किए इन्होंने, उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि जो पिछले कानून के तहत नागरिकता दी जा रही थी, एक नागरिकता भी नहीं दी सरकार ने। दूसरी बड़ी बात चीन का खुलासा करता हूं, पिछले 9 महीने में आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इंपोर्ट चाइना से किया है। और आशुतोष जी 1990 में भाजपा की साझा सरकार थी और जगमोहन गवर्नर थे वहां। राजीव जेटली जी कंक्लूडिंग कमेंट, बड़े आरोप लग रहे हैं आज आप पर। सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भी किया, ये बात नहीं बताई इन्होंने, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भी पहली बार हम ही ने किया। एनीवे, अब दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूं चाइना के साथ कि भारत के अंदर जो चुनौतियां पैदा की, हेलो जी बोलिए राजीव जी, भारत के अंदर जो चुनौतियां पैदा की जा रही थी, हाँ भारत के अंदर जो चुनौतियां पैदा की गई है उनका काउंटर जवाब हमारी आर्मी दे रही है और बहुत बेहतर तरीके से दे रही है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आज पहली बार देखिए अपना वर्जन कैसे बदला जाता है। जिस व्यक्ति ने CAA और NRC की खिलाफत करी, आज वो ये बात बोलते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं कि उन हिंदुओं को भारत के अंदर अगर आते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए और ऐसे कानून होने चाहिए, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर मुसलमान को भगा कर अब सुन तो लीजिए, आप ही लोगों ने खिलाफत करी ना, आप ही लोगों ने खिलाफत करी थी, लेकिन फिर बैठ जाएंगे, इसी पैनल को बुलाएंगे, लेकिन कश्मीर बांग्लादेश जैसी दहशत सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, ये इस पर हाँ कहते हैं 98% लोग। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।